हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पल्स कैरियर पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय से संबंधित पाठ्य योजना के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाठ्य योजना के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में पाठ्य योजना कैसे बनाएं इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपको जैन धर्म टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आपको पाठ्य योजना बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इतिहास विषय से संबंधित बहुत सारे टॉपिक आगे भी मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आपको पाठ्य योजना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक से संबंधित पाठ्य योजना यहाँ पर ला सके। इससे पूर्व हम महात्मा गांधी टॉपिक के ऊपर पाठ्य योजना बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। तो आप पाठ्य योजना महात्मा गांधी के ऊपर बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए शुरू करते हैं कि जैन धर्म के ऊपर कैसे यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर जो है पाठ्य योजना तैयार कर सके। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम, दिनांक और विषय, उपविषय, कक्षा, क्लास और ये यहाँ पर जो है अवधि, इस प्रकार से फॉर्मेट को तैयार कर लेना है। ऊपर में आपको पाठ्य योजना लिखना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रकरण डालना होगा, जो आपका प्रकरण है जिसको आप यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रकरण लिख देंगे। इसके बाद आप विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य यहाँ पर जो है आपका होगा 6 से 7 सामान्य उद्देश्य आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको हमने पूर्व में भी बताया कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं और यह पूर्ववत ही रहेगा। सारे इतिहास विषय का जो है सामान्य उद्देश्य इसी प्रकार से रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा। तो आप इस प्रकार से सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में ऐतिहासिक ज्ञान का विकास कराना, विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्तियों का विकास कराना, विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना, इसी के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण तथा निर्णय शक्तियों का विकास करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है समान उद्देश्य में कम से कम 7 यहाँ पर जो है बिंदु देने हैं, 7 पॉइंट देने हैं। कम से कम समान उद्देश्य में 7 से 8 पॉइंट आपको डालने हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नंबर आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित रहेगा, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित रहेगा। तो आप यहाँ पर 3 विशिष्ट उद्देश्य दे सकते हैं, कम से कम 3 चाहिए, आप 3-4 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा प्रकरण है जैन धर्म, तो हम लिखेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में कौशल विकसित कर सकेंगे छात्र। दूसरा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, छात्रों में जैन धर्म के विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न होगी। इसी के साथ छात्र अपने जीवन में जैन धर्म की विशेषताओं का प्रयोग कर सकेंगे और छात्रों में जैन धर्म एवं संस्कृति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम विशिष्ट उद्देश्य लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री, जो कि आपका पूर्ववर्ती रहेगा। यहाँ पर लपेट श्याम पर चौक, डस्टर एवं प्रकरण से संबंधित चार्ट इत्यादि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा शिक्षण विधि। यहाँ पर शिक्षण विधि में जो है आप प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि डाल सकेंगे। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि छात्र जैन धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, अर्थात जैन धर्म के बारे में छात्रों को सामान्य जानकारी है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद है प्रस्तावना के प्रश्न। आपको प्रस्तावना के प्रश्न कुछ अच्छे ढंग से पूछने हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तावना के प्रश्न में आप इस प्रकार से टेबल बना लेंगे, कर्म संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है पुपिल टीचर्स के द्वारा, छात्राध्यापक के द्वारा, कि बच्चों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो यहाँ पर छात्र की तरफ से जवाब आया, हम लोग भारत देश में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, प्रस्तावना के प्रश्न में जो चीज़ यहाँ पर उत्तर छात्र देंगे उसी चीज़ से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ लेना है। जैसे कि हमने पूछा कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चों ने बताया भारत। फिर हम पूछेंगे भारत में कितने धर्म प्रचलित हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों से पूछने हैं, क्वेश्चन यहाँ पर जो है करने हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्मों के लोग रहते हैं, इत्यादि धर्म प्रचलित हैं। इसके बाद फिर यहाँ से हम पूछ लेंगे कि हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म है, हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म हैं। तो यहाँ पर छात्र जवाब देंगे बौद्ध धर्म एवं
जैन धर्म। फिर यहाँ पर हम पूछ लेंगे कि वर्धमान महावीर किस धर्म के संस्थापक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर किस धर्म के संस्थापक हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे जैन धर्म के। फिर हम पूछ लेंगे कि जैन धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, उसके पास उत्तर कोई नहीं होगा और यहाँ पर जो है यह उसके लिए समस्यात्मक भी हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक आता है तो आपका यहाँ पर उद्देश्य कथन निकल कर आ जाएगा कि बच्चों आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आपका अगला पॉइंट होगा उद्देश्य कथन। इस प्रकार से फिर आपको प्रस्तुतिकरण करना है इस प्रकार से, और प्रस्तुतिकरण में आपको 4 जो है टेबल इस प्रकार से बना लेना है। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा जो है यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा जो है यहाँ पर श्यामपट्ट क्रिया। इस प्रकार से आप फॉर्मेट यहाँ पर तैयार कर लेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछ लेना है बच्चों से। और आपका पहला शिक्षण बिंदु होगा महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो बच्चों से आप जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम पूछ लेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पर छात्र निरुत्तर रहेंगे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है जो महावीर स्वामी का जीवन परिचय है उनको यहाँ पर हम स्पष्टीकरण करेंगे ताकि बच्चे को इसका बोध हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के एक राज परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। जब आप यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, बच्चों को बता रहे होंगे, स्पष्टीकरण कर रहे होंगे, तो बच्चे यहाँ पर क्या करते होंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और इसके साथ यहाँ पर आपको जो है श्यामपट्ट कार्य में भी कुछ इस प्रकार से नोट लिख देना है कि बच्चे को उस पर ध्यान आकर्षित रहे, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षत्रिय राज परिवार में जन्म हुआ था उनका। तो इस प्रकार से आपको कुछ कुछ बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देना है। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण यहाँ तक हो चुका है, इससे आगे भी स्पष्टीकरण किया गया है। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने सत्य की खोज में घर परिवार को छोड़ निकल गया। कुछ विद्वान इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और कुछ 599 ईसा पूर्व मानते हैं। इसी के साथ ही आपको इस प्रकार से लिखना है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और दोस्तों यहाँ पर इसको बड़ा नहीं करना है, आपको जितना हो सके शॉर्ट में ही स्पष्टीकरण देना है, क्योंकि आप 8 क्लास तक ही पढ़ा रहे हैं। 8 क्लास तक के बच्चों को बहुत बड़ा स्पष्टीकरण नहीं देना है, शॉर्ट में करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पर्यवेक्षक ने यहाँ पर टिप्पणी किया है कि स्पष्टीकरण संक्षिप्त और कक्षा के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्पष्टीकरण दे दिया गया है एक ही शिक्षण बिंदु का। इस कारण से यहाँ पर सुपरवाइजर की तरफ से ऐसा लिखा गया है कि जो है स्पष्टीकरण संक्षिप्त होना चाहिए तथा कक्षा के अनुकूल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्पष्टीकरण लिख लेंगे। स्पष्टीकरण लिखने के बाद आप यहाँ पर जो है इसके बाद इससे संबंधित आपको बोधात्मक प्रश्न भी पूछने हैं कि बच्चों में जो हमने यहाँ पर उसको बताया, उसको पढ़ाया, उसका बोध हुआ कि नहीं। तो बोधात्मक प्रश्न में आप इनको पूछ लेंगे कि इनका नाम महावीर क्यों पड़ा, तो बच्चे जवाब देंगे महान पराक्रमी होने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा। फिर यहाँ पर पूछना कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा बोधात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, तो 72 वर्ष की आयु में। फिर महावीर स्वामी को जिन क्यों कहते हैं, तो इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जिन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहला जो है शिक्षण बिंदु खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु की, जो कि है हमारा जैन धर्म के सिद्धांत क्या है। तो फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पुपिल टीचर्स कि महावीर स्वामी के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो बच्चे जवाब देंगे इंद्रियों को जीतने कारण वह जिन कहलाएं। फिर यहाँ पर पूछा रहा है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं से आप क्या समझते हैं, या शिक्षाओं के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बच्चों के पास जवाब नहीं है। और यही प्रश्न जो है बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉब्लमेटिक होगा तो आपको यहाँ पर उसको स्पष्टीकरण देना है। और स्पष्टीकरण इस प्रकार से आप देंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत वास्तव में महावीर स्वामी की शिक्षा ही है। ईश्वर में अविश्वास, त्रिरत्न,
पंचमहावर्त, कर्म की प्रधानता, आत्मा की सत्ता में विश्वास। बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसके साथ आपको श्यामपट्ट वर्क भी करना है। और यहाँ पर जो है श्यामपट्ट वर्क में आप कुछ इस प्रकार से इसे नोट कर देंगे कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत ये है: ईश्वर में अविश्वास, त्रिरत्न, पंचमहावर्त, कर्म की प्रधानता, आत्मा की सत्ता में विश्वास। फिर आपको जैसे ही आप यहाँ पर इसको स्पष्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछ लेने हैं बच्चों से कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पर जवाब देंगे कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत ईश्वर में अविश्वास, त्रिरत्न, पंचमहावर्त, कर्म की प्रधानता, आत्मा की सत्ता में विश्वास इत्यादि हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब दे देंगे। फिर हमारा यहाँ पर 2 टीचिंग बिंदु था कि जो है जो महावीर स्वामी हैं उनका जीवन परिचय, और दूसरा था कि जैन धर्म का सिद्धांत क्या है। अब हमारा 2 ही यहाँ पर शिक्षण बिंदु था। इसके बाद हमको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछने हैं कि और मूल्यांकन प्रश्न में आपको 5 क्वेश्चन 5 प्रकार के पूछने हैं। जैसे कि पहला पूछ देना है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा पूछ देना है सत्य असत्य, फिर मिलान करें। फिर इस प्रकार से एक वर्ड का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि जिसका एक शब्द में ही बच्चे उत्तर दे दे। फिर एक वाक्य वाला आपको जो है उत्तर क्वेश्चन पूछ लेना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चे बताएंगे वैशाली के निकट कुंडग्राम में। फिर स्वामी जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, सत्य है या असत्य? तो बच्चे यहाँ पर जवाब दे देंगे असत्य। इस प्रकार से फिर महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई? ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे 72। महावीर का जन्म गया में हुआ था, हाँ या नहीं? तो बच्चे जवाब देंगे नहीं। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर जो मूल्यांकन के प्रश्न है पूछ लेने हैं। देन इसके बाद दोस्तों आपको बच्चों को गृह कार्य देने हैं। गृह कार्य में आप पूछ सकते हैं कि स्वामी महावीर के सिद्धांतों को लिख कर आइए और स्वामी महावीर के जीवन परिचय के बारे में बताइए। इसके बाद आपके पर्यवेक्षक यहाँ पर टिप्पणी करेंगे और देख सकते हैं आपने टिप्पणी में क्या किए हैं कि पाठ्य योजना उचित एवं स्पष्ट बनाएं, शिक्षण कार्य पूर्ण मनोयोग से पढ़ाएं, श्यामपट्ट कार्य उत्तम एवं स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से आपके सुपरवाइजर यहाँ पर टिप्पणी करें और टिप्पणी करेंगे तो ये इनसे घबराना नहीं है कि क्योंकि आपके पढ़ाने के ढंग को यहाँ पर आपके पर्यवेक्षक टिप्पणी करेंगे कि आप इससे बेहतर कैसे पढ़ा सके। तो इस प्रकार से आपके पर्यवेक्षक जो यहाँ पर टिप्पणी करेंगे उससे लेकर आपको कोई घबराना नहीं है और अपने आप में आप अगले नेक्स्ट पाठ्य योजना में सुधार करने का प्रयास करें। फिर यहाँ पर जो है आप फॉर्मेट में यहाँ पर बना सकते हैं छात्राध्यापक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप एक अच्छा पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक जो छात्र हैं बीएड डीएलएड के उन्हें पाठ्य योजना तैयार करने में मदद मिले। तो अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो के साथ।